तत्पुरुष समास प्रकरण के दूसरे पाठ में हम दो सूत्र पर विचार करेंगे। पहला है तत्पुरुषः, दूसरा द्विगुश्च। तत्पुरुषः यह अधिकार सूत्र है और शेषो बहुब्रीहि इस सूत्र तक इसका अधिकार चलेगा। शेषो बहुब्रीहि ही सूत्र से पहले जो भी सूत्र समास का विधान करेंगे उन सूत्रों के द्वारा किया गया समास तत्पुरुष समास कहलाएगा, जिसके अंतर्गत द्वितीयातिपचितगतातिस्तप प्राप्तापन्नैः आदि विभिन्न प्रकार के सूत्र आएंगे। इसलिए आचार्य दीक्षित जी ने इसकी वृत्ति लिखी है, अधिकारोयम अयम अधिकारः। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि सूत्र शब्द तो नपुंसक लिंग है और अयम अधिकारः इस प्रकार से अयम निर्देश कैसे किया गया सूत्र के लिए। तो अयम इस विशेषण को देखते हुए योगः इस विशेष्य का अध्ययन किया जा सकता है और योग शब्द भी सूत्रवाचक है। तो अयम योगः अधिकारः, अयम तत्पुरुषः एतादृशः योगः, अयम तत्पुरुषः इति योगः अधिकारः, इस प्रकार से अन्वय कर सकते हैं। शेषो बहुब्रीहि ही इस सूत्र तक इसका अधिकार है, वो ही वृत्ति में आचार्य दीक्षित जी ने लिखा है। पढ़िए तो वृत्ति। अधिकारोयम प्राग बहुब्रीहेः यह लिखा है। और तत्पुरुषः एक पद का ही सूत्र है, प्रथमा विभक्ति एकवचन का। सामान्य परिचय के रूप में प्रथम पाठ में बताया ही जा चुका है। तत्पुरुष एक अन्वर्थ संज्ञा है जिसके भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ किए गए हैं, उसका परिचय प्रथम पाठ में दिया जा चुका है। अब इसके अनंतर जो द्वितीय सूत्र है वह है द्विगुश्च। द्विगुः च, द्विगुः प्रथमांत है, च अव्ययी पद है, दो पद का सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा की जाती है। वस्तुतः संख्या पूर्वो द्विगुः यह सूत्र द्विगु संज्ञा करता है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र के द्वारा जिन अर्थों में समास किया जाता है, तद्धितार्थ की विषयता में, उत्तर पद के परम होने पर और समाहार अर्थ होने पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा समास किया जाता है। ऐसा समास अगर संख्या पूर्वक हो, उसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो उसकी संख्या पूर्वो द्विगुः इस सूत्र के द्वारा द्विगु संज्ञा कर दी जाती है। और यह जो सूत्र है द्विगुश्च, यह सूत्र जिसकी संख्या पूर्वो द्विगुः इस सूत्र ने द्विगु संज्ञा कर दी है, उसकी तत्पुरुष संज्ञा करता है। द्विगुश्च क्या अर्थ है? द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञः स्यात्, द्विगुः अपि, द्विगु समासोपि तत्पुरुष संज्ञः स्यात्। जिसकी संख्या पूर्वो द्विगुः इस सूत्र ने द्विगु संज्ञा कर दी, उस द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा यह सूत्र करता है। तो इस प्रकार से द्विगु समास की दो संज्ञाएं हुई, एक तो द्विगु और दूसरी संख्या पूर्वक जो समास होगा और जो कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा किया गया होगा, वह समास अगर उस समास की द्विगु संज्ञा होगी और उसी समास की तत्पुरुष संज्ञा भी होगी। यह इसका फलितार्थ निकलता है। द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञः स्यात्। इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम। आगे आचार्य दीक्षित जी लिखते हैं कि इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, कि द्विगुश्च यह जो सूत्र आचार्य पाणिनि जी ने बनाया है यह त्यक्तुम शक्यम, इसको छोड़ा भी जा सकता है। यह इनका अभिप्राय है। क्यों? वह इसलिए कि इनका कहना है कि संख्या पूर्वो द्विगुः यह जो सूत्र है जो कि द्विगु संज्ञा करता है, इसमें अगर हम च लगा दें तो तत्पुरुष संज्ञा का भी समावेश हो जाएगा। सूत्र बन जाएगा संख्या पूर्वो द्विगुश्च। तो च लगाने से क्या हो जाएगा? संख्या पूर्वक जो समास होगा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा क्रियमाण और संख्या पूर्वक जो समास होगा वह द्विगु संज्ञक भी हो जाएगा, तत्पुरुष संज्ञक भी हो जाएगा। तो जब संख्या पूर्व द्विगु इस सूत्र में चकार लगाने से ही द्विगुश्च सूत्र का
अर्थ निकल सकता है तो अलग से द्विगुश्च सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा नहीं की जाएगी तब तो एक संज्ञा अधिकार होने के कारण से आख डारा देखा संज्ञा व्यवस्था से एक ही संज्ञा हो पाएगी, द्विगु संज्ञा ही हो पाएगी, तत्पुरुष संज्ञा नहीं हो पाएगी। और द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करना आवश्यक है, इसके लिए द्विगुश्च की कल्पना की गई है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तत्पुरुष संज्ञा होगी तभी तत्पुरुष को मान करके होने वाले जो समासांत टच हैं, अच हैं, ये सब प्रत्यय भी हो पाएंगे, जिससे पंचराजम, द्व्यंगुलम इत्यादि रूपों की सिद्धि होगी। तो समासांत टच प्रत्यय करने के लिए द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करना अत्यावश्यक है, और वह उस तत्पुरुष संज्ञा को करने के लिए द्विगुश्च सूत्र का निर्माण आचार्य पाणिनि जी के द्वारा किया गया है। इसमें आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी का अपना मंतव्य है, उनका अपना विचार है कि इतना बड़ा सूत्र न बना करके संख्या पूर्व द्विगु में ही चकार जोड़ करके संख्या पूर्व द्विगुश्च इस प्रकार से सूत्र बना करके कार्य सिद्ध हो जाएगा। संख्या उसकी द्विगु संज्ञा भी हो जाएगी और तत्पुरुष संज्ञा भी हो जाएगी। तो इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, इस सूत्र को छोड़ा जा सकता है। वस्तुतः जिन सूत्रों का साक्षात दृष्ट प्रयोजन नहीं है उनका अदृष्ट प्रयोजन तो है ही है। अदृष्ट प्रयोजन का मतलब है पुण्य जनकता। जिस प्रकार छंदोवत सूत्राणि भवन्ति कहा गया है, तो जिस प्रकार से वेदों का पारायण करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से इन सूत्रों का भी पारायण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भले ही इसका दृष्ट प्रयोजन हमको साक्षात न दिखाई दे, लेकिन अदृष्ट प्रयोजन तो इसका है ही। इसके पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए अदृष्ट प्रयोजन इसका है। दृष्ट प्रयोजन न होते हुए अदृष्ट प्रयोजन है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनका दृष्ट अदृष्ट दोनों प्रयोजन होता है, कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनका दृष्ट प्रयोजन नहीं भी दिखता तो अदृष्ट प्रयोजन तो उनका रहता ही है। तो इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, यह जो मत हुआ ये आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी का अपना मत है। ये सिद्धांत नहीं है कि इसको छोड़ ही देना चाहिए। आचार्य पाणिनि जी ने जो सूत्र बना दिया वह प्रामाणिक है, सर्वथा ग्राह्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। संख्या पूर्व द्विगुश्च इति पठित्वा चकार बलेन संज्ञा द्वय समावेशस्य सुवचत्वात्, इस प्रकार से भट्टोजी दीक्षित जी ने अपना मत दिया। और द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करने का फल क्या है, तो उसका आगे समाधान देते हैं। समासांत प्रयोजनम पंचराजम, अर्थात द्विगु समास की जब तत्पुरुष संज्ञा होती है तब उस द्विगु समास वाले पद से भी समासांत प्रत्यय हो जाते हैं जो कि तत्पुरुष समास में होते हैं। राजः टच, यह सूत्र समासांत प्रत्यय करने वाला है, टच प्रत्यय करता है। इसी प्रकार से अन्य सूत्र भी आएंगे, अच इत्यादि प्रत्यय समासांत प्रत्यय आएंगे जो कि तत्पुरुष समास में होते हैं। और द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करने से वह समासांत प्रत्यय द्विगु समास में भी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, पंचराजम, पंचानाम राज्यम समाहारः इस लौकिक विग्रह में, और पंचन आम राजन आम इस अलौकिक विग्रह में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र के द्वारा समाहार अर्थ में समास होता है। और वह चूंकि संख्या पूर्वक है, पंचन यह संख्यावाचक शब्द पूर्व में है, इसीलिए इसकी संख्या पूर्व द्विगु इस सूत्र के द्वारा द्विगु संज्ञा हो जाती है। और द्विगुश्च से तत्पुरुष संज्ञा भी हो जाती है। तत्पुरुष संज्ञा होने से इससे फिर समासांत टच प्रत्यय हो जाता है। तो पंचन आम राजन आम इस अलौकिक विग्रह में समास किया गया जब तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा, तो शुभलोक इत्यादि होकर के पंचन राजन इत्यादि स्थिति बनी। और उसमें पूर्व पद जो पंचन है उसके नकार का अनुपः प्रातिपदिकांत से लोप हो गया प्रत्यलक्षण ने पद मान करके, और राजन के बाद में टच का अ आके बैठा और उस अ के परम होने पर राजन की भव संज्ञा हो गई। भव संज्ञा होने से राजन का जो अन है उसका नस तद्धिते सूत्र के द्वारा लोप हो गया, और अकार टच का जो अकार है वह आकर के उसमें मिल गया। तो पंचराज यह रूप आपका निष्पन्न हुआ। और स नपुंसकम इस सूत्र के द्वारा समाहारे द्विगु द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्, समाहार अर्थ में होने वाला जो द्विगु और जो द्वंद्व वह नपुंसक लिंग का होता है। तो यहाँ पर भी समाहारार्थक द्विगु है, इसलिए नपुंसक लिंग का हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। समाहार का मतलब है समूह, समूह चूंकि एक ही होता है इसलिए एक वचन हो जाएगा। तो पंचराजम यह रूप आपका सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर एक विशेष बात विचारणीय यह है, जानने योग्य यह है कि जब अलौकिक विग्रहावस्था में समास किया जाता है उसी काल में समासांत प्रत्यय कर दिए जाएं, या फिर समास आदि करने के बाद समासांत प्रत्यय जोड़े जाएं। वस्तुतः सिद्धांत तो यही है कि अलौकिक विग्रह वाक्य
समास संज्ञा समकालम एवं समासांता। अलौकिक विग्रह वाक्य में समास संज्ञा के काल में ही समासांत प्रत्यय भी होते हैं। फिर भी अंतरंगान अविविधीन बहिरंगो लुक बाधते, इस नियम का आश्रय करते हुए, इस व्यवस्था को देखते हुए अंतरंगान अविविधीन, अंतरंग विधियों को भी बहिरंगो लुक बाधते, जो बहिरंग लुक है वो बाध लेता है। लुक का मतलब लुक प्रयोजक प्रयोजकी भूत जो समासादि हैं वह भी बाध लेते हैं। इसलिए पहले लुक और लुक प्रयोजकी भूत जो समासादि हैं वह सब पहले कर लिया जाता है। करने के बाद फिर जो बचेगी अवस्थिति स्थिति उसमें समासांत टच प्रत्यय कर दिया जाता है। तो दोनों प्रकार की प्रक्रिया देखी जाती है। पहले भी कर सकते हैं, पंचन आम राजन आम इस अवस्था में भी टच कर सकते हैं, और समासादि करने के बाद भी टच प्रत्यय किया जा सकता है। दोनों पक्षों में ज़्यादा प्रबलता अंतरंगान अविविधीन बहिरंगो लुक बाधते इसकी है। इसलिए अगर हम पंचन आम राजन आम ऐसी स्थिति में भी टच कर दें तो कोई समस्या नहीं है। टच का अ आके आ जाएगा और शुभलुक होकर के पंचन राजन अ बन जाएगा, और नकार का लोप होकर के पंच राजो राजन अ बनेगा। नस्तित्व से अन को निकाल देना है, पंच राजो बन जाएगा, उसका रूप पंच राजम इस रूप में सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से समास द्विगु समास की जो पंचराज या द्विगु था इसकी तत्पुरुष संज्ञा करने से टच हो गया, टच होकर के पंचराजम इस रूप की सिद्धि हो गई। अब यहाँ पर एक विशेष चर्चा है। चर्चा यह है कि एक व्यवस्था है अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियामिष्ट, यह वार्तिक है। अकारांत जो उत्तर पद वाला द्विगु होता है वह स्त्रीलिंग में होता है, जैसे अष्टाध्यायी, त्रिलोकी इत्यादि उदाहरण हैं। और पंचराज ये भी अकारांत उत्तर पद द्विगु है, तो ये भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। और स्त्रीलिंग में होने का फल क्या है, तो द्विगु से ङीप होकर के पंचराजी ऐसा प्रयोग होना चाहिए। पंचराजम ऐसा प्रयोग क्यों हुआ, तो उसका उत्तर ये है कि जो पंचराज है ये अकारांत उत्तर पद वाला द्विगु है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मूल शब्द तो पंचराजन था, राजन शब्द अनंत था। यह तो टच लगने के बाद अकारांत बना है, और टच लगने के बाद अकारांत तो बन गया। ऐसा अगर कोई कहे तो कह रहे हैं कि टच लगने के बाद भी अकारांत उत्तर पद वाला नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो समासांत प्रत्यय है टच का वह समास का अंतावयव है। पंचराज इसका अंतावयव है, इसलिए समास तो अदंत है। पंचराज ये जो समस्त पद है यह तो अदंत है, लेकिन इसका जो उत्तर पद है राज यह अदंत नहीं है, क्योंकि यह जो टच का अ है यह उत्तर पद का अवयव न होकर के पूरे समास का अंतावयव है। समास अंत जो प्रत्यय होते हैं वह समास के ही अंतावयव होते हैं, उत्तर पद के अंतावयव नहीं होते। इसलिए यह अकारांत उत्तर पद वाला द्विगु नहीं है। इसमें ङीप की, इसमें स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग हो और द्विगु से इसमें ङीप हो, ऐसी को ही यहाँ पर ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने में ये आई कि काशिकाकार जो है उन्होंने पंचराजी ऐसा ही उदाहरण दिया। काशिकाकार ने क्या उदाहरण दिया, पंचराजी ऐसा ही उदाहरण दिया। अब प्रश्न ये हुआ कि आखिर काशिकाकार ने पंचराजी ऐसा उदाहरण कैसे दे दिया है। क्या उन्हें इस बात का भान नहीं है कि जो समासांत प्रत्यय होते हैं वो समास के अंतावयव होते हैं, उत्तर पद के अंतावयव नहीं होते। तो जब उन्होंने पंचराजी ऐसा उदाहरण दिया तो किस आधार पर दिया, तो कहा कि यद्यपि अलौकिक विग्रह वाक्य समास संज्ञा समकालम एवं समासांतः इति सिद्धांत, यह सिद्धांत है कि जो समासांत प्रत्यय होते हैं वो समास के ही अंतावयव होते हैं, लेकिन समासार्थोत्तर पदांतः समासांतः ऐसा भी पक्ष है। क्या पक्ष है, समासार्थोत्तर पदांतः समासांतः, समास के लिए बनाया गया जो उत्तर पद है ना उसका भी अंतावयव समासांत प्रत्यय को माना गया है। तो जब समास के लिए बनाए गए उत्तर पद का अंतावयव समासांत प्रत्यय होता है ऐसा भी पक्ष आया है, तो इस पक्ष को का आदर करते हुए जो राज है यह समास के लिए बनाया गया उत्तर पद था उसका अंतावयव अकार हो जाएगा, तो राज आपका उत्तर पद वाला द्विगु समास मिल जाएगा। इस पक्ष का आदर करते हुए उन्होंने स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हुए द्विगु से ङीप कर करके पंचराजी इस प्रकार का प्रयोग किया है। अब यहां पर भी एक बात है, वह यह है कि यद्यपि हम समासार्थोत्तर पदांतः समासांतः इस प्रकार का पक्ष लेकर के पंचराज को अकारांत उत्तर पद वाला द्विगु सिद्ध कर दें, तब भी इसमें ङीप तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियामिष्टः इसका निषेध करने वाला एक वार्तिक है। पात्राद्यंतस्य न, कि पात्राद्यंत, पात्र आदि शब्द जिसके अंत में होते हैं,
ऐसा जो द्विगु समास होता है वह स्त्रीलिंग में नहीं होता। जैसे पंचपात्रम, त्रिभुवनम, ये शब्द आपके स्त्रीलिंग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पात्राद्यंतस्य न, इस वार्तिक के द्वारा अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्टः, इसका निषेध कर दिया गया है। और पंचराजम शब्द को हम पात्रादिगण का मान लेंगे। पात्रादिगण का मान करके यद्यपि अकारांतोत्तर पद वाला है, फिर भी उसका पात्राद्यंतस्य न से क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व का निषेध हो जाएगा, द्विगु से ङीप नहीं होगा। तो पंचराजी प्रयोग न बन करके पंचराजम ऐसा ही प्रयोग बनना चाहिए। तो ये हुआ। अब इसलिए भट्टोजी दीक्षित जी ने पंचराजम ऐसा प्रयोग दिया, लेकिन काशिकाकार ने फिर भी पंचराजी प्रयोग दे दिया। पात्राद्यंतस्य न के रहते हुए भी उन्होंने पंचराजी ऐसा प्रयोग दे दिया। अब प्रश्न ये हुआ कि पंचराजी प्रयोग साधु है या असाधु है? क्या उसको साधु माना जाए या असाधु माना जाए, ये प्रश्न है। तो उनके बाद जो आचार्य हरदत्त हुए, उन्होंने तो बोल दिया कि काशिकाकार ने जो पंचराजी प्रयोग दिया है यह असाधु है। स्पष्ट रूप से उन्होंने असाधु इसको कह दिया। लेकिन उसके बाद आचार्य जो ज्ञानेंद्र सरस्वती जी हैं, तत्वबोधिनी टीकाकार, उनकी एक बड़ी अच्छी समन्वयात्मक दृष्टि यहाँ पर देखने को मिलती है कि उन्होंने कहा कि पंचराजी यह प्रयोग भी साधु ही है। प्रश्न है कि पंचराजी प्रयोग साधु कैसे होगा? क्या उसमें पात्राद्यंतस्य न से निषेध नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि पात्राद्यंतस्य से निषेध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि पात्रादिगण में साक्षात तो पंचराज शब्द का पाठ है नहीं, और चूंकि पात्रादिगण आपका आकृतिगण है, उस आकृतिगण का लाभ लेते हुए, पात्रादिगण के आकृतिगण होने का लाभ लेते हुए अगर हम पंचराज शब्द को पात्रादिगण का मान लें और उसमें फिर ङीप का निषेध करें, तो इसके लिए हम बाध्य नहीं है, या इसके लिए कोई प्रमाण भी नहीं है। ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं है कि पंचराज शब्द को पात्रादिगण में मानना ही चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रमाण होता, ऐसी कोई विनिगमना होती, ऐसी कोई राजाज्ञा होती कि बनी पंचराज शब्द को पात्रादिगण में मानना चाहिए, तो माना जा सकता था। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं होने के कारण से हम इसके लिए बाध्य नहीं है कि हम पंचराज शब्द को आकृति पात्रादिगण में आकृतिगणत्वात् उसका समावेश करें। तो जब हम इसमें बाध्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, तो उसको पात्रादिगण में, उसका समावेश पात्रादिगण में नहीं भी किया जा सकता है। तो जब पात्रादिगण में समावेश नहीं करेंगे तो उस पक्ष में तो आपका ङीप प्राप्त रहेगा ही रहेगा। तो उस पक्ष में क्या हो जाएगा? ङीप होकर के पंचराजी ऐसा प्रयोग बन जाएगा। तो उन्होंने लिखा कि पंचराजी इत्यपि साधुरेव, ये जो प्रयोग है ये भी ठीक ही है। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छी दृष्टि यहाँ पर आचार्य तत्वबोधिनी कार्य की दिखाई देती है, जिसको दृष्टिगत करते हुए उन्होंने पंचराजम इसको भी साधु बता दिया और पंचराजी इस प्रयोग को भी साधु बता दिया। वस्तुतः पंचराजी, वस्तुतः तो सदैव शास्त्रेण अन्वाख्यायते, जो भाषा में है उसी का अन्वाख्यान शास्त्र करता है। लेकिन पंचराजी प्रयोग भाषा में नहीं है ऐसा भी कहने का भी हम साहस नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों के प्रयोगों का क्षेत्र तो बहुत विशाल है। महाभाष्यकार ने उसकी चर्चा भी की है। तो इतना विशाल क्षेत्र शब्दों के प्रयोग का है, ऐसी स्थिति में अगर हम ये कह दें कि नहीं ये शब्द असाधु है, तो ये कहना हमारा एक प्रकार से एक दुस्साहस ही हो सकता है। तो खैर उनका अपना चिंतन है। कहीं ना कहीं पंचराजी ये प्रयोग भी हो सकता है आता हो व्यवहार में, इसलिए इसमें जो ज्ञान आचार्य तत्वबोधिनी कार का जो मत है वो वास्तव में ठीक है और एक अच्छी दृष्टि उन्होंने इस विषय पे दी है, जिससे पंचराजम और पंचराजी इन दोनों प्रयोगों की साधुता हो जाती है। तो इस प्रकार से द्विगुष्ट सूत्र का विवेचन यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद तत्पुरुष समास में जो द्वितीय तत्पुरुष समास है, प्रथमा तत्पुरुष समास का मतलब तो हो गया आपका कर्मधारय समास, जहाँ पर दोनों प्रथमांत होंगे, उसका विवेचन आगे चल करके आएगा। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय विशेषण विशेषण बहुलम इत्यादि सूत्रों के माध्यम से उसका विवेचन आएगा। और उसके बाद जो समास शुरू होता है द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, उसका जो सबसे पहले द्वितीय तत्पुरुष समास है जिसका प्रधान सूत्र द्वितीय श्रता अतिथि प्रतिगता त्यस्त प्राप्ता पर नहीं है, उसका विवेचन किया जाएगा। विभाषा का अधिकार उसमें रहेगा ही रहेगा और विभाषा के अधिकार में समास होगा, एक पक्ष में समास होगा, एक पक्ष में वाक्य होगा। तो द्वितीय तत्पुरुष समास से तत्पुरुष का प्रारंभ होगा, जिसको हम अगले पाठ में समझेंगे।